ओके, पेज निकालें ये जो है। एक पेज आज बांटा गया है। अच्छा मोहतरम, अगर मैं सेल करूं, होगी बातें, चलें गुड। अगर मैं सेल करूं थर्ड शेड्यूल की चीज़ें अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो इस पे आपने फर्दर टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों के डब्बे के ऊपर रिटेल प्राइस टैक्स लिखा होता है, तो फिर उस पर 3% फर्दर लग नहीं सकता। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरे ख्याल से आएगा आपको टेस्ट भी नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने जो सवाल कराया था आपको मेहरबान वाला क्वेश्चन 27 ऑफ चैप्टर 23, ये दूसरी क्लास में मैंने नोट किया हुआ है, अपनी आसानी के लिए मैंने नोट करने दिया ताकि मेरा टाइम बचे। तो क्वेश्चन 27 ऑफ चैप्टर 23 जो है वो मेरे भाई हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो है मेहरबान वाले सवाल में मैंने इस बात को इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन सोल्यूशन में किताब में मैंने इस बात का ध्यान रखा हुआ है। तो रूल सुन लें जी, उर्दू में लिख लें। थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लग सकता बताएं ज़रा। डब्बे पे रिटेल प्राइस लिखी होती है ना, सफ़ा लेके आए। हाइब्रिड में भी ज़रा देख लें, सफ़े सफ़े हैं। भाई इसको भी नज़र लग गई है। ओके, नेक्स्ट। अब स्पेसिफिकली ऑनलाइन वाले जिनके पास ये सफ़ा नहीं है, किसी घर में मोबाइल पे तस्वीर खींच लें सफ़े की साथ साथ और सफ़ा सामने रखें, लेकिन साथ साथ उर्दू में कुछ लिखें भी ताकि लेक्चर 11 और ऊपर फिर याद रहें ये बातें। एक सप्लायर वर्ड होता है, एक कस्टमर होता है। कई दफ़ा ना ये वर्ड आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है, क्योंकि सप्लायर से हम परचेजेस कर रहे होते हैं और कस्टमर को हम सेल्स कर रहे होते हैं। तो कई दफ़ा, पेज नहीं है एंड से भाई, पेज ला दें। अब किसके पास नहीं है, तो कई दफ़ा है सब, बैठ जाओ ठीक है। तो कई दफ़ा ये वर्ड हेल्प आउट कर देगा आपको। सप्लायर से आप परचेजेस कर रहे होंगे और कस्टमर को आप सेल कर रहे होंगे। अच्छा, वर्किंग जो 3 है वो हमारी होती थी सेल की। तो सेल की वर्किंग में किसी को पता है फिगर्स किस पे लेके जानी है? 100 पर। और वर्किंग 1 में चीजें किस पे लेके जानी है? क्या? अब अगर कभी खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाए लफ्ज कि ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं 118, ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं 118 और इसको वर्किंग 3 में ले जाएं, ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं 118 और इसको वर्किंग 3 में ले जाएं, कैसे लेके जाएंगे जरा सोच के बताएं, कैसे लेके जाएंगे? डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब है ये 118 पे पड़ी हुई है, तो डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्लूसिव को 100 पे कैसे लेके जा सकते हैं? अकल लगा के बताएं। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस फिगर को, इंक्लूसिव वाली फिगर को आपने वर्किंग 1 में लेके जाना हो, जो हम कई दफा लेके भी गए थे, इसको कैसे वर्किंग 1 में लेके जा सकते हैं? डिवाइडेड बाय 118, इंक्लूसिव का मतलब 118 पे पड़ी है, डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18, इस काबिल हो जाएगी कि वर्किंग 1 में चली जाए। तो इंक्लूसिव फिगर
का मतलब है ये किस पे पड़ी है, तो डिवाइड कर देंगे 118 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तब सेल आ सकती है। और अगर इसको वर्किंग वन में लेके जाना हुआ तो डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18। और अगर एक फिगर पहले ही एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है तो इसे अगर वर्किंग थ्री में लेके जाना है तो ये तो पहले ही 100 है, ये तो पहले ही 100 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर इसको वर्किंग थ्री में लेके जाना, वन में लेके जाना है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 18%। डन। मिनिमम टैक्स सेल का 1.25% न्यूमेरिकल में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाना है, मैं बताता हूं न्यूमेरिकल पर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाना है आपने सेल का 1.25%। आपने लगाना है नेट टैक्स एनटीआर की जगह। कैसे? आपका टैक्स बन गया चैप्टर 4 वाला 50, आपने माइनस किया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर आपने माइनस किया टैक्स क्रेडिट अंडर चैरिटी वगैरह, चैरिटी और भी कोई टैक्स क्रेडिट थे वो माइनस किए, जवाब क्या आ गया 43। यहां पर आपने कंपेयर करना है वर्सेस सेल का, बोलें यहां पर आके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर अपने सेल का 1.25% लगाना है। फर्ज करें वो निकला 52। अब इन दोनों में से मुझे बताएं आम हालात में मैं कितना टैक्स देने जा रहा था 43। इधर देखें, आम हालात में मैं कितना टैक्स देने जा रहा था, उन्होंने कहा कम से कम कितना दे दो, मैं कितना दूंगा, कितना माइनस कितना टैक्स देना चाह रहा था, कितना देना चाह रहा था 43, कितना देना पड़ा 52, कितना फिर कभी 9। और किसी को याद है ये सेक्शन 113 में पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड करना है इसको 3 ईयर, सेक्शन 113। इस फिगर के बाद आप अपना न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से चलाइएगा, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, और बोलें ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड। फर्ज करें सेपरेट ब्लॉक है, कोई 11 रुपए डिविडेंड 12 रुपए इस पर टैक्स आ रहा है। इसके बाद अपना न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से चलाइएगा। मुझे बता दें मैंने किस फिगर को किस से कंपेयर करना है, सेल के 1.25% को किससे कंपेयर करना है। इसका नाम किसी को याद हो, ग्रॉस टैक्स एनटीआर माइनस टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू नेट टैक्स एनटीआर। सेपरेट ब्लॉक और डिविडेंड का इससे कोई ताल्लुक, क्योंकि इनके रेट लॉ में अलग-अलग दिए, जब इनके रेट लॉ में अलग अलग दिए हुए तो इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो बता दें जी मिनिमम टैक्स में किस पे लगाया करूंगा, सेल के 1.25% पे, और कंपेयर किससे किया करूंगा, नेट टैक्स एनटीआर से। तो जब कभी मिनिमम टैक्स का सवाल आ जाए तो इनको अंदर रख के सॉल्व कर लीजिएगा ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए ना। बाहर रखा होगा तो फिर मसला होगा, फिर कंपैरिजन करके बड़ी फिगर आगे, तो फॉर्मेट पता है ना आपको, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स ऑन ये। तो ये जी मिनिमम टैक्स सॉल्व करने का तरीका। आगे डिविडेंड का ऐड भी होगा, लेस भी होगा, वो सारा आपको पता है। अच्छा ये करना कब है, ये जरा मुझे बता दें। कल मैंने बताने की कोशिश की थी, जब सेल साल की 100 मिलियन से और सवाल की रिक्वायरमेंट में इग्नोर मिनिमम टैक्स की लाइन ना लिखी हो।
भाई कल जो सफ़े दिए थे जिसमें 100, 105, 10 क्वेश्चन है, थ्योरी के बार बार टेस्ट हो रहे हैं आई कैप में, तो खुदा के लिए उन सफ़ों को ये ना समझिएगा कि उन्हीं के अंदर से थ्योरी का सवाल आना है। भाई ये मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ उनके पूरे सिलेबस में से थ्योरी का सवाल आना है। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा था कि उन सफ़ों के अंदर जो मैंने एंड पे न्यूमेरिकल्स लिख के दिए थे आपको, वो न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेंगे तो हर टाइप के न्यूमेरिकल जो पेपर में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। और उन सफ़ों में मैंने कहा था चैप्टर जो कौन सा है हमारा 15, उसके तरतीब से सेक्शन भी बता दिए सारे। और देर आए दुरुस्त आए, क्यों मैं बोल रहा हूँ जल्दी बताएं। देर आए नहीं, भाई के लिए नहीं बोल रहा, क्यों बोल रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए। हाथ खड़ा करके कोई बताए, 100 रुपये नाम मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, आप जब मैं आपको कहूँगा आप कहेंगे हो। कल व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं आप लोगों के, तो बने हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा जी आगे चलें, अब 100 रुपये मिल जाने थे आप लोगों को तो क्लास के लिए था, और तो अपने उधर अचार बेचने के लिए बनाया वो व्हाट्सएप ग्रुप के, पेपरों के बाद अचार बेचेंगे जाके, हाथ दोगी। आगे चलें, तो ये मिनिमम टैक्स आप लोगों ने कहाँ लगाना है बताएं 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 बताएं। नहीं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेयर करना है। चैप्टर 19 में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, चैप्टर 19 में मुझे ज़रा हाईलाइट करके दें कौन सी फिगर्स को मैंने कंपेयर करना है, इस वाली को, सही कह रहा हूं। इसके बाद बाकी न्यूमेरिकल का नॉर्मल तरीके से चलने देना है, यहां से कंपेयर करना है वर्सेस सेल का 1 पॉइंट। ये कौन सा पेज है 465। बहरहाल मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो इस फिगर को कंपेयर करना है सेल के 1.25% से, पेज 465 पर। कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सके, फिजिकल और हाइब्रिड वाले, जरा हाथ खड़ा कर दें। तो अभी आप या अब्दुल्ला के पास चले जाइएगा क्लास के बाद, या उनके पास चले जाइएगा, क्योंकि हमारी जो अगली क्लास की कम्युनिकेशन है वो भी उसी के ज़रिए होगी। और जो कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल अब हम 5-6 दिन, सिर्फ 5-6 दिन एक एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में मिलेगा, और वो शाम को मैं जूम मीटिंग का बता दिया करूँगा। 5 से 7 मिनट में आपको पता है न्यूमेरिकल हमारा डिस्कस हो जाता है, क्योंकि एक दो का एडजस्टमेंट में मसला होता है। तो जो कोई न्यूमेरिकल रह गए हैं 5-6 दिनों में, उनको भी हम कवर कर लेंगे, ताकि जो आखिरी क्लास में उसमें कोई फुल फ्लैज डिस्कशन करनी हो तो वो हम करें। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लें फॉर फर्दर कम्युनिकेशन एंड फॉर फर्दर मीटिंग्स। ओके, पहले हम FAR 1 वालों का सहारा ले रहे थे, अब हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना किस चैप्टर में जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना नहीं, ये जिसको मैं सर्कल में ले रहा हूं वो देखिएगा। अगर ये बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है तो इसका बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाएगा। बल्कि मुझे याद है यहां तक पढ़ा था, अगर बिजनेस की बिल्डिंग बेचें और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो बीवी का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें, तो ये बिजनेस के चैप्टर में जाएगा, बिजनेस की बिल्डिंग का बेचना। इसकी इंडिकेशन एक है कि डेप्रीसिएशन वगैरह इसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, किन की नजर में, टैक्स वालों की नजर में। लेकिन अगर मेरी कोई लैंड है, मेरा कोई ओपन प्लॉट है, मेरी कोई शॉप है, शॉप की लैंड है, शॉप नहीं, शॉप की लैंड है, या मेरा कोई घर है, या मेरा कोई फ्लैट है मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ है, या खुद रह रहा हूं, इनका बेचना कहां जाएगा। और बिजनेस की बिल्डिंग का बेचना कहां जाएगा। बिजनेस की बिल्डिंग में क्या क्या आ सकता है, दुकान आ जाएगी, फैक्ट्री बोले आ जाएगी, एडमिन ऑफिस आ जाएगा, सेल्स ऑफिस आ जाएगा। लेकिन मैं अपना घर बेच दूं, या मैंने कोई घर किराए पे चढ़ाया हुआ है वो बेच दूं,
वो बिजनेस के चैप्टर में नहीं जाएगा, उसका बेचना कहां जाएगा। इंडिकेशन कैसे पता चलेगी हल्की फुल्की सी कि ये बिजनेस के चैप्टर वाली बिल्डिंग है? या तो लिखा होगा बिजनेस में यूज हो रही है या डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। क्या आपने जाती घर पे या जो घर किराए पे दिया हो इस पे कभी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हमने? नहीं। सिर्फ किस चैप्टर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है? बिजनेस के चैप्टर। तो नीचे नोट कर लें सफ़े के खुला खुला करके, ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां मर्जी नोट करें। डिस्पोजल ऑफ, मैं खोल रहा हूं वो, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेडिंग देके फिर नीचे येलो वाली कहां चली जाएगी और ग्रीन वाली कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। कैसे पता चलेगा बिजनेस की बिल्डिंग है? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की WDV वगैरह दी होगी। अच्छा, अब आपने सफ़े की तरफ नहीं देखना। एक बात बताएं, इनिशियल अलाउंस किस किस चीज़ पे मिलता है? प्लांट और मशीनरी तो ठीक है ना, प्लांट और कंप्यूटर पे, कंप्यूटर भी याद रखेगा। अच्छा, इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है? 25%। और डेप्रिसिएशन का रेट बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए। और अगर थोड़ा सा बिजनेस में यूज़ हो रहा है और थोड़ा सा पर्सनल, अपोर्शन करना होता है। लेकिन इनिशियल अलाउंस को नहीं अपोर्शन करना। बोलें? क्वेश्चन पढ़ें। कंप्यूटर कितने का लिया मैंने? 100 रुपये का। बिजनेस में कितना यूज़ हो रहा है? कॉस्ट बताएं। इनिशियल अलाउंस 25, WDV पहले साल के डेप्रिसिएशन 23। इनिशियल अलाउंस को ना बिजनेस अलाउड और नॉट अलाउड में अलग अलग नहीं करना। अलाउड और नॉट अलाउड किसको अलग अलग करना है सिर्फ? तो अगर मैं इस साल का न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो मुझे बताएं मुझे कितना खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी? 25 और 14। क्या पूरा माइनस करने की इजाजत है, क्या प्रोपोर्शनेट माइनस करने की इजाजत है? इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस कर सकते हैं, यानी इनिशियल अलाउंस में घर और वो वाली कैद नहीं है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ठीक है, चलो। इनिशियल अलाउंस को पोर्शन नहीं करना। ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने? अलाउड और नॉट अलाउड।
अच्छा जी, पॉइंट 5 पढ़ें जरा। इनकम्स के लिए क्या लफ्ज़ यूज होता है? एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। और डिडक्शंस के लिए और टैक्स क्रेडिट्स के लिए। अब ये ना कितने लोगों को ज़रा आज पक्का पता चला ये कुछ लोग ना टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं। अब इनकम के साथ लफ्ज़ डाला होता है, ठोका होता है, इनकम इज़ अलाउड। क्या मतलब? अलाउड सर? और भाईजान अलाउड नहीं होती, या इनकम टैक्सेबल होती है और ख़र्चा या अलाउड होता है या, और टैक्स क्रेडिट भी। कितने लोगों को अपनी मोंगी याद आ गई? अच्छा, तो इनकम के साथ टैक्सेबल और एग्जाम का लफ्ज़ है, और टैक्स क्रेडिट और डिडक्शंस के साथ अलाउड या नॉट अलाउड का लफ्ज़ है। सेल्स टैक्स में इनपुट के लिए कौन सा लफ्ज़ है? अलाउड, एडमिसिबल। और इनपुट के साथ दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? नॉट अलाउड या इन एडमिसिबल। और आउटपुट इज चार्जेबल टू टैक्स एट 0%, एट एग्जाम्प्ट, और बहुत सारे लफ्ज़ हैं। तो उधर इनपुट के साथ लफ्ज़ है अलाउड या नॉट अलाउड। सेल्स टैक्स में इनपुट या अलाउड होता है या नॉट अलाउड होता है। अच्छा जी, नीचे आ जाए जरा। ये हमारे पास एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक है इनकम टैक्स रूल्स 2002। लिखें जी, एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक है इनकम टैक्स रूल्स 2002। मैं आपको इनकम टैक्स रूल्स आज बता रहा हूं। मेरी नज़र से 3 रूल गुजरे हैं, आपको कोई और रूल नज़र पड़ा तो उसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा। चैप्टर 4 में रूल 14 दिया हुआ है। अब मैं आपको खोले बगैर याद कराता हूं। अच्छा, ये वो कल वाली एग्जांपल मैंने डाल दी है जो रेजिडेंट वाली थी। अच्छा, चैप्टर 4 में ना रूल 14 दिया हुआ है। अगर कभी पेपर में सवाल आ जाए, वैसे ऐसा जितना आता कोई नहीं, कि रेजिडेंट की डेफिनेशन बताएं एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो फिर आपने बता के आना है 183 डेज वाली बात, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और वो जो कल बात पढ़ी थी हमने किसी और कंट्री में 182 डेज वाली। और अगर कभी पेपर में सवाल आए एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ रूल्स ओनली, फिर आपने वो बताना है वो जो हमने पढ़ा था, आने और जाने वाला दिन पूरा काउंट किया जाएगा, ट्रांजिट में 2 मुल्कों के दरमियान वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों में ना फ़र्क देखिएगा। आने जाने वाले दिन के ऊपर हेडिंग दी होगी हमारी किताब में ही इनकम टैक्स रूल्स, और इसके ऊपर हेडिंग दी होगी, इस पे नहीं ऑर्डिनेंस की हेडिंग दी होगी, इस पे लिखा होगा सेक्शन 83, वो सेक्शन है। इसमें सेक्शंस हैं और इसमें रूल्स हैं। शायद आपको अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में भी याद आ रहा हो, 3 सूरतों में खर्चे अपोर्शन करते थे, जब बिजनेस कर रहे हों और कोई और काम कर रहे हों, या घर के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हों या किसी और काम के लिए। फिर रूल्स में जाके हमने ये पढ़ा था कि अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला है A/B/C। तो ये भी आप देख लीजिएगा, चैप्टर 4 में है। एग्रीकल्चर में शायद आपको याद आ जाए, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन यहां दी हुई थी और साथ बताया हुआ था एग्जाम्प्ट है। फिर नीचे ना रूल्स लिखा हुआ था, रूल्स, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपने रॉ मटेरियल को
लैंड वाले को अपनी फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल यूज कर लें तो फिर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी, और वो सारी लंबी कहानी लिखी हुई थी। वो किस में बात लिखी हुई थी? तो 3-4 जगह ना रूल्स हैं, तो अगर थ्योरी का कोई सवाल खुदा ना खास्ता खाली रूल्स की मद में आ गया तो ये याद रखिएगा 3 रूल्स भी हैं, वरना सारी बातें जो हमारे लॉ में हैं वो कहां से हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जो हम ऐड करके लेस करते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें हम डैश डाल के इग्नोर करते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें हम ऐड करके लेस करते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें हम डैश डाल के इग्नोर करते हैं। बेहतर है कि चैप्टर 13 वाली जो एग्जेम्पशंस हैं उनको ऐड करके लेस करें। एग्रीकल्चर इनकम है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, तलाक हो गई है, इन चीज़ों को ऐड करके लेस करें, ऐड करके लेस करें। और जो सैलरी के चैप्टर की छोटी मोटी एग्जेम्पशंस हैं, कल 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 प्रोविडेंट फंड अकोमोडेटेड बैलेंस मिला था, माफ था, रीइंबर्समेंट मेडिकल के खर्चों की एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सैलरी के चैप्टर में हम एग्जेम्पशंस को मेरे ख्याल से डैश डैश डाल के क्या करते थे? इग्नोर। लेकिन बड़ी बड़ी एग्जेम्पशन जो चैप्टर 13 में दी हुई है, मैंने लिखा है सारा कुछ। एग्जेम्प्ट इनकम्स टू बी एडेड एंड एग्जेम्प्ट इनकम इन चैप्टर 13 आर टू बी एडेड एंड डिडक्टेड सच एज एग्रीकल्चर, सपोर्ट पेमेंट, सेक्शन 50, सेक्शन 51। एक और डाल लें, एग्जेम्प्ट सैलरी, उसको भी ऐड करके लेस कर दीजिएगा। एग्जेम्प्ट सैलरी ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नोट्स में डाल दूं ऑनलाइन वालों के लिए जब अपलोड करूं। एग्जेम्प्ट सैलरी आप लोगों के लिए भी जब अपलोड करूंगा, उधर आप लोगों के ग्रुप में भी आने लग गए हैं नोट्स कल से। तो एग्जेम्प्ट सैलरी जो है उसका क्या करना होता है मुझे बताएं? उसको ऐड करके लेस करना। एग्जेम्प्ट सैलरी होती थी, याद है? एग्जेम्प्ट सैलरी भी होती थी, अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स जमा करा दिया है तो आपकी सैलरी सिरे से क्या है? एग्जेम्प्ट। अच्छा, इनकम्स लाइक पेंशन इन चैप्टर ऑफ सैलरी नीड नॉट बी एडेड एंड डिडक्टेड, या मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स, उसे डैश डाल के इग्नोर कर दें। प्रोविडेंट फंड का अकोमोडेटेड बैलेंस डैश डाल के इग्नोर कर दें, या ऐड करके लेस करें पागलों की तरह। तो पागलों की तरह काम कभी कभी करना है, ऐड करके लेस, वरना आमतौर पर डैश डाल के, इनको डैश डाल के इग्नोर कर दीजिएगा। मेडिकल रीइंबर्समेंट, प्रोविडेंट फंड अकोमोडेटेड बैलेंस। बहुत शुक्रिया, आपके सबर का इम्तिहान ख़त्म हो रहा है। एक ये पॉइंट मैं पढ़ना है, अभी ये पॉइंट पढ़ना है, फिर बस हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पॉइंट जब मैं पढ़ने लगा हूँ चैप्टर 9 में, जो अभी ना चैप्टर 9 निकालना नहीं, एओपी की प्रॉपर्टी इनकम, ये ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे पूरे न्यूमेरिकल की बेस हिल सकती है अगर समझना आया तो। जिस वक्त हम चैप्टर 9 कर रहे थे, शुरू वाले दिनों में, महीने 2 हुए थे हमारी क्लासें शुरू हुए, महीना भी नहीं गुजरा था हमारी क्लासें शुरू हुए, चैप्टर 9 कर रहे थे, तो वहाँ हमने कई सवाल किए थे। पास पेपर के क्वेश्चन 5, 6, पेज 218 पे, वहाँ मिस्टर ए और बी इकट्ठे होकर घर किराए पे चढ़ाते थे। हम कहते थे इनका हिस्सा हमें अलग अलग पता है, तो टैक्सेबल करते थे इन देयर ओन हैंड्स। और ए और बी का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते थे तो यहाँ हम लिखते थे शुरू वाली क्लासों में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरी निकल आती थी। उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मिस्टर ए का न्यूमेरिकल अलग सॉल्व करते थे, इनकम प्रॉपर्टी मिस्टर ए को देते थे और मिस्टर बी को इनकम प्रॉपर्टी देते थे, और दोनों का न्यूमेरिकल अलग अलग सॉल्व करते थे। चैप्टर 4 में 2 दफ़ा जाते थे, चैप्टर 4 में 2 दफ़ा जाते थे। और इंग्लिश का फिक्रा था वेयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसरटेनेबल, तो द इनकम विल नॉट बी टैक्स्ड एज एओपी, rather it will be taxable in their
ऑन हैंड्स। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? चैप्टर 9 में हम काफी ज्यादा किया करते थे। तो बोले पार्टनर्स अगर सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हो तो फिर उनको अलग अलग इनकम में डालें। ये सवाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में किए हैं काफी सारे इसके, उनको अलग अलग डालें। लेकिन अगर पार्टनर्स बिजनेस इनकम भी कमा रहे हो, साथ प्रॉपर्टी इनकम भी कमा रहे हो, तो अलग अलग नहीं करना, तो इकट्ठे सॉल्व करना है। सुहेल खालिद काजी वाला न्यूमेरिकल किया था ईओपी के चैप्टर में। तो क्या करना है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग अलग नहीं करना, तो आप लोगों ने यह करना है, आप लोगों ने हेडिंग देनी है मिस्टर सी एंड डी एओपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम प्रॉपर्टी। एक ही दफा टेबल में जाके रेट लगा देना, अलग अलग नहीं तोड़ना। तो बता दें जी, कब अलग अलग सॉल्व करेंगे मिस्टर ए और बी का न्यूमेरिकल? जब वो लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हों। और प्रॉपर्टी के साथ मुझे पता है कभी कभी अदर सोर्स भी आ जाती थी, उससे भी हम अलग करते थे। अदर सोर्स ये होती थी कि घर के साथ कोई बिजली वगैरह और ये सहूलतें किराए पे दी हुई हैं, ये इन सवालों में आपको मिलेगी कॉमन सी चीज़। लेकिन मैं अभी ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस आ जाए बीच में, तो ये सवाल भी मैं खोल के दिखाऊंगा। इसमें लिखा होगा चावल और गंदम का बिजनेस भी कर रहे हैं हम, और कोई कमरे भी किराए पे दिए हुए हैं, तो भाईजान फिर मेन काम आपका बिजनेस है। अब ये छोटी सी चीज इसमें आके मर्ज हो जाएगी। अब हम सिर्फ एक हेडिंग देंगे मिस्टर सी एंड डी, ना मिस्टर ए एंड बी का न्यूमेरिकल अलग अलग नहीं, मिस्टर एओपी। इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, इनकम प्रॉपर्टी, एक ही दफा टैक्स लगाएंगे। हाँ, वो फिर डिस्कशन अलग है, वो जो होती थी कौन सी डिविजिबल इनकम, अल्लाह का शुक्र है निकाली जाएगी। उसके बाद पार्टनर्स का अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, मिस्टर सी और मिस्टर डी का। लेकिन उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं करनी, वो तो ऊपर ही है पड़ी हुई। इसमें तो इनकी जाती इनकम आती हैं। इसमें यूपी की इनकम आती हैं या सिर्फ जाती? इसमें तो इनकी जाती इनकम आती हैं, इनकी टेंशन नहीं है मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, इनकम प्रॉपर्टी कौन कमा रही है? एओपी। तो बता दें, अगर एओपी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाए तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे या एक ही दफा टैक्स लगाएंगे? डन? चलें, पहले इतना सा नोट करें, फिर बाकी बात बाद में नोट कीजिए। है तो वो भी एओपी, लेकिन मैं तो एओपी लिख नहीं रहा। वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, बताएं बताएं, चैप्टर 4 जबानी याद होगा किसी को? वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड देन इनकम विल बी टैक्सेबल इन देयर ऑन हैंड्स। हिस्से अलग पताएं। अच्छा, ऐसे ना ये ज़बानी ज़ुबानी नहीं चीज़ें समझ आती। जाएं ज़रा पेज 218 पे क्वेश्चन 5 का सलूशन देखें। पेज नंबर 218 पे तो क्वेश्चन है ना, 5 का सलूशन देखें।
5 के सोल्यूशन में हेडिंग्स बताएं, कोई बंदों की अलग अलग हेडिंग्स आ रही हैं? एक बंदे का क्या नाम है? बशीर, और दूसरे बंदे का, और इनका न्यूमेरिकल अलग अलग सॉल्व हुआ है। चैप्टर 4 में जाके इनका टेक्स्ट भी अलग अलग निकला हुआ है। जबरदस्त यार, ये तो आप लोगों ने पहुंच गए उधर तक। क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन किस पेज पे है? 221 पर। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो। क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन भी साथ ही होगा कहीं, पता नहीं, उसमें भी देख लें। 2 बंदों के नाम अलग अलग आ रहे होंगे। साथ वाले ने किताब खोली है, कम से कम वहीं से जाके देख लें। अच्छा, अब जरा ये वाला सवाल खोलें, सुहेल खालिद काजी वाला। इसकी जरा पहली लाइन पढ़ें। सुहेल खालिद काजी, हाँ जी, मिल गया। सुहेल खालिद काजी में देखें पेज नंबर 260 के ऊपर एक चीज आपको नजर आ रही होगी। ये बिजनेस इनकम भी कमा रही है। क्या लिखा हुआ है? लाइन पढ़ाएं, कहां से पता चल रहा है बिजनेस इनकम कमा रही है? क्या? शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस से पता चल रहा है बिजनेस इनकम कमा रही है। यार हद होती है। ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट। ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट का क्या मतलब है? जल्दी बताएं। बिजनेस इनकम कमा रही है। ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट का मतलब है बिजनेस इनकम कमा रही है। और ढूंढने, और रेंटल इनकम भी कमा रही है। ढूंढने कहीं नजर आ रही होगी आपको इनकम प्रॉपर्टी। अब इसका सॉल्यूशन जरा जाके देखें। ये क्लास में कराया था सवाल, इसका सॉल्यूशन जरा जाके देखें। इसमें आपको बस बिजनेस और प्रॉपर्टी इकट्ठी नजर आ रही होगी, ऊपर सुहेल खालिद की हेडिंग डली हुई है। डन? क्योंकि इसने क्या साथ मिला लिया है, तो किसकी मिलावट हो जाए तो इकट्ठा सॉल्व करने हैं? बिजनेस की। बिजनेस की अगर मिलावट हो जाए तो आप लोगों ने फिर प्रॉपर्टी को गायब कर देना है और प्रॉपर्टी को उसके साथ ही सॉल्व करना है। हाँ, बाद में ये लोग जाती तौर पे कोई अपनी प्रॉपर्टी इनकम कमाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी इनकम कौन कमा रहा था? एओपी। उसको इधर ही रखना, उसको नहीं तोड़ना पार्टनर्स के हाथों में। तो ये दोनों सवाल इंशाल्लाह जब आप एक सिटिंग में करेंगे तो बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। चलें जी, आखिरी बात, सेक्शन 75A इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बिल्डिंग्स। खोलें जरा सेक्शन 75A। पेज नंबर 160। सेक्शन 75A क्या कहता था? सेक्शन 75A कहता था अगर आप कैश में कोई चीज़ें खरीदें तो उसकी उतनी प्राइस को तोड़ के फेंक देंगे। तो मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी थी कि 19 मिलियन की चीज़ आपने खरीदी है, उसमें 6 मिलियन कैश में पे किया है, तो कॉस्ट क्या लेंगे? 13 मिलियन। याद आ रहा है? ये किस किस एसेट के लिए रूल है? ये रूल है भाईजान किसके लिए बोलें? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग। हाँ, यहां सारी बिल्डिंग आएंगी, यहां सारी बिल्डिंग आएंगी, चाहे बिजनेस वाली है, चाहे हाउस है, चाहे फ्लैट है, कोई भी। लेकिन प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ क्या है? लैंड और बिल्डिंग। जो मर्जी चीज आप कैश में। अच्छा, इसका सवाल भी है, इसका सवाल भी है। चैप्टर 18 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया था सगीर वाला, उसमें ये एडजस्टमेंट भी टेस्ट हुई थी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस में खरीदना नामुनासिब है? कैश में। अगर 5 मिलियन की पेमेंट आपने कैश में कर दी, 5 मिलियन से ऊपर की पेमेंट,
तो ऐसी सूरत में वो परचेज का हिस्सा रिकॉर्ड होगा या डेड होगा? डेड होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब आप लोगों से मैं मशवरा तो नहीं मांग रहा, दूसरी क्लास वालों से मैंने मशवरा मांगा था। एक हमारे अब 2 सवाल हैं आज, क्वेश्चन 1 सेल्स टैक्स का, क्वेश्चन 2 बिजनेस का, और एक हमने थ्योरी की डिस्कशन करनी है, थ्योरी के सवाल करने हैं चैप्टर 15 के कुछ। तो उनसे मैंने मशवरा मांगा था क्या करें, तो उन्होंने कहा था एक न्यूमेरिकल दोपहर की क्लास के लिए रख लें, तो थ्योरी अभी कर लें। तो अब ये क्वेश्चन 2 इंशाल्लाह हम 1:45 से 2:20 तक कर लेंगे। टाइम ना हुआ आपके पास तो 2:20 से लेके 2:50 तक कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 इंशाल्लाह थोड़े से आधे घंटे का ये हो जाएगा। तो अभी बस फिर क्वेश्चन 1 कर लेते हैं सेल्स टैक्स का। निकालें जी। ओ तेरी खैर, इधर रख। केटी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ अपनी तरफ से सवाल बनाया हुआ है, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम केटीज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। कल वाला सवाल हो गया तो होमवर्क वाला। आज आप लोगों ने करके आना है एओपी का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है जी? एओपी का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। और वो कब डिस्कस होगा हमारा? कल जूम मीटिंग में। ये छोटे छोटे सवाल मैंने आपको देके जूम मीटिंग में डिस्कस करते रहना है, 5-5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगा करेंगे मेरे ख्याल से। जितनी देर में मीटिंग ऑन होनी है आपकी उतनी देर में हमने डिस्कशन करके फारिग हो गए होना है। अच्छा जी, तो केटी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ईशा के बाद, ठीक है ना? ईशा के बाद तो आप चले गए होते हैं या लाइब्रेरी में बैठे हुए तो कानों में टूटियाँ लगा लीजिएगा। तो केटी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा जाइएगा अपने आप को, अपनी आंखों के सामने, रिलाई ना उन पर कीजिएगा कि वो हम बाद में कर देंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज, वैसे तो वो कर देंगे लेकिन फिर भी आप एहतियातन। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी परचेजेज एंड टैक्सेबल गुड्स की फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 18% लगेगा इन पे। क्या करूं यार, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटरी फिटिंग्स का, इसको स्टॉक समझ लूं या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर यूज हुई होंगी? यार ऊपर कारोबार हमारा लिखा हुआ है पेपर प्रोडक्ट्स का, तो फिर ये स्टॉक नहीं होगा हमारा, तो फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही शायद यूज हुई हों, इसलिए इसकी परचेज को रिकॉर्ड कर देंगे, डेड कर देंगे। ऊपर कारोबार देखें ना पेपर प्रोडक्ट्स का है, तो सैनिटरी चीज़ें पेपर प्रोडक्ट्स तो नहीं है। नेक्स्ट, सेल आ रही है टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, कितने परसेंट पे लगाएंगे इस पे? 18%। और आगे सेल आ रही है टैक्सेबल गुड्स टू, इस पे क्या लगाएंगे? 18 जमा 3। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको करानी थी असल में। इंक्लूडिंग 15 मिलियन सेल टू अ सिंगल पार्टी जिसने अपना एनआईसी दे दिया है। पेज निकालें, पेज मुझे बताएं। कौन पेज बताएगा सबसे पहले? गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो। 491, एक्सेलेंट। 491 सेल्स टैक्स में है या बिजनेस के चैप्टर में घूम रहे हैं? 491 पे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कॉन्सेप्ट? एनआईसी वाला नहीं कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा था कि अगर आप एक बंदे को एक महीने में 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल करें और वो अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो ऐसी सूरत में आपकी सेल का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो बता दें ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पेज नंबर 491। मैं अपलोड करते हुए याद करूंगा, ये लिख भी दूं। पेज 491 पे ये कॉन्सेप्ट। तो बता दें क्या मना है? एक अनरजिस्टर्ड बंदे को महीने में
10 मिलियन से ऊपर की चीजें बेचना मना है। अगर बेच दें तो देखें सजा क्या लिखी हुई है, इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने किया था, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने किया था चैप्टर नंबर 23 में, क्वेश्चन 27 में। उसमें हमने उससे एनआईसी नहीं मांगा था, तो मैंने कहा था एनआईसी ना मांगने पर भी यही करें। तो अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सेल करें तो दो एहतियातें हैं। उससे पहली तो बात है जितनी मर्जी सेल करें, 5 रुपए की भी एनआईसी मांगे, लेकिन अगर आपने उसे 10 मिलियन से ज्यादा की सेल कर दी तो एनआईसी भी मांग लें तो कोई फायदा नहीं। तो आम हालात में अनरजिस्टर्ड बंदे से क्या मांगने, एनआईसी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे सेल 10 मिलियन से ज्यादा की कर दी फिर एनआईसी भी मांग लिया तो भी कोई फायदा नहीं। तो लिखें अनरजिस्टर्ड बंदे से एनआईसी मांगना होता है। वरना सेल का इनपुट डेड। अनरजिस्टर्ड बंदे से एनआईसी मांगना होता है, वरना सेल का इनपुट डेड। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे रहिएगा, अभी छोटी छोटी सी कोई चीजें मैं डिस्कस आपसे करता रहूंगा। हो सकता है एग्जाम पैटर्न और पास्ट पेपर का ट्रेंड और ये चीजें आपको भेजता रहूं। अच्छा, लेकिन अगर आगे लिखें, लेकिन अगर एनआईसी मांग भी लें, लेकिन अगर एनआईसी मांग भी लें लेकिन 1 महीने में सेल 10 मिलियन से ज्यादा कर दें, लेकिन 1 महीने में सेल 10 मिलियन से ज्यादा कर दें तो भी इनपुट डेड। अच्छा जी, आगे कौन सी सेल आ रही है, एक्सपोर्ट सेल। और कौन सी सेल आ रही है, मैंने एक बात की थी आपसे, वो मैंने ये की थी कि आपने ऐसे एक्सपोर्टर को चीजें बेची जिसने आगे मैन्युफैक्चर करके बाहर के मुल्क बेचनी है, वो फिर जीरो रेट सेल है। कितने को याद है ये बात, मैंने ये बात की थी कि अगर आप एक्सपोर्टर को चीजें बेचें और उसने आगे मैन्युफैक्चर करके आगे बेचनी है फिर आपकी सेल जीरो रेट है। लेकिन ये तो आप रिटेलर को बेच रहे हैं तो इसको नॉर्मल 18% पे डाल देंगे। हमने क्वेश्चन 29 किया था एक दफा चैप्टर 23 में, उसमें कुछ और लिखा हुआ था। क्वेश्चन 29 चैप्टर 23 में यह लिखा हुआ था कि मैंने सेल की ऐसे एक्सपोर्टर को जिसने आगे चीजें प्रोसेस करके आगे बेचनी है। उधर मैंने कहा था हमारी सेल भी क्या कर दें, जीरो रेट। लेकिन इधर हमारी सेल अल्लाह का शुक्र है 18 पे जाएगी क्योंकि हम एक्सपोर्टर नहीं है। और आगे कौन सी सेल है, एग्जाम से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आप बेचें फिर भी आप सेल कर दें 18% ही, कोई मसला नहीं। अनलेस के सवाल में लिखा हो कि ऐसे बंदे को बेची है जिसने आगे बना के बेचनी है। 3 कार्टन आपने सल्फ्यूरिक एसिड के बेचे हैं। माजरत ये सवाल ना 2-3 सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं तो मसला हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड पेपर प्रोडक्ट तो नहीं है, चलें जाने दें, खैर है। 3 कार्टन मैंने बेचे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के किसी रजिस्टर्ड बंदे को एट अ प्राइस ऑफ 3 मिलियन। उस बंदे ने आगे कितने के रिटेलर को बेचे हैं, 4 मिलियन के। बता दें मेरी सेल क्या है, बस काट दें 4 मिलियन को। ये एक दफ़ा आई कि हमने ऐसे मूंगी से एडजस्टमेंट डाली थी, मैंने सेल की 3 मिलियन की, अगले ने अगर ज़्यादा जज्बाती होता ना आई कैप वाला तो फिर आगे लिखता एंड रिटेलर सोल्ड फॉर 5 मिलियन एंड कस्टमर यूज्ड इन होम एंड देन डिस्कार्डेड अवे। फिर आखिर तक चीज़ को डस्टबिन में फेंक के आता। भाईजान मेरी सेल रेलिवेंट है सवाल में या किसी की सेल? मैंने सेल की 3 की, अगले ने सेल की 4 की। हाँ वो कुछ और होता था, वो एक कॉन्सेप्ट होता था थर्ड शेड्यूल में रिटेल प्राइस, वो फिर रिटेल प्राइस लेने वहां थर्ड शेड्यूल भी लिखा होता था, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहां। तो मैं अपनी सेल कितनी लूंगा,
3 मिलियन। ये एडजस्टमेंट कौन सी है? भाई लेट हो गया आप। अच्छा, क्रेडिटर को पेमेंट आपने करनी है 180 दिन में। क्रेडिटर को पेमेंट कितने दिन में करनी है आपने? 180 दिन में। आप क्लास में बोला करो, आपको इजाजत है। अच्छा, आखिरी क्लास में कह रहे हैं मुझे। एन अमाउंट ऑफ 13 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस इज स्टिल पेएबल। अभी तक पे नहीं की। यार अगर क्लास में किसी एक को भी समझ आता तो बाकियों को क्यों नहीं समझ आ सकता? आप होम ट्यूशन भी पढ़ते हो किसी से? नहीं ना, मेरे ख्याल से इधर से ही पढ़े हो शायद। एन अमाउंट, शायद होम ट्यूशन में मैंने कुछ टीचर इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हो। एन अमाउंट ऑफ 13 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस इज स्टिल पेएबल सिंस 12 अगस्त। इनपुट रिकॉर्ड हो गया था जब परचेज की थी मैंने, लेकिन अभी तक पैसे पे नहीं किए। तो सेक्शन 73 लिखें। सेक्शन 73 में क्या लिखा हुआ था? क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट करनी है? इंशाल्लाह जब ये एडजस्टमेंट आएगी हम कितने दिन गिन लेंगे। क्रेडिटर को 180 दिन में पेमेंट करनी होती है, लिखें। वरना क्या मिलेगी? सजा। सजा मिलेगी, वरना क्या मिलेगी? सजा। तैयार हो जाए भाईजान, एक ऐसी एडजस्टमेंट आ रही है कि आपने परेशान होकर रशीद के ऊपर चढ़ जाना है परेशानी में। All the above figures are excluding sales tax, except where it is sales tax is payable at the rate of 18%, except that goods from registered person include purchase of 30 million chargeable at 25%. Further taxable goods applied to तो ऐसा पंगा भी आईकैप डाल सकता है। आपको पता है हमने एक और रेट भी पढ़ा हुआ है 25% वाला, पढ़ा हुआ है एक सफ़े में। तो मैंने कहा था वो आइटम्स के नाम नहीं याद करने, लेकिन रेट तो पेपर में आ सकता है 25%। तो ये एक खतरनाक सी चीज़ है, हमने अपनी तरफ से आज सवाल में डाली है। पास पेपर में तो इसलिए टेस्ट नहीं हुई कि ये 25% वाला कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं, कोई मसला नहीं, बस आसान सा काम होगा। जहाँ कैलकुलेटर पे 18% लगाते थे, अब वहाँ कैलकुलेटर पे कॉन्सेप्ट तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा फिगर्स मुझे बता दें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 30, ढूंढने जरा। यहां पे ये मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं, इन पे कितने % लगाने? 25%। सेल में भी शायद कोई मसला है। फर्दर टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू, ढूंढने जरा टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन 200। इसमें कितनी सेल पड़ी हुई है? इसका टैक्स कितना है? तो ये जो रेड में मैंने लिखे हैं इनका क्या करना है? मैंने रेड में लिखनी है इसलिए अब मैं नीचे वाली लाइनें नहीं पढ़ूंगा, बस ज़बानी बता दें इनका क्या करना है रेड वालों का। इन पे परचेज में, इस पे परचेज पे लगाने 25 और इसमें सेल करते हुए 25 लगाने। वर्किंग 1 होती थी मेरे ख्याल से, भूल सा गया, मेरे पेपर भी नहीं है, मुझे टेंशन भी नहीं। वर्किंग 1, 2 और 3। कभी आप जाएं आईकैप में तो आपको पता चले ना कितना प्रेशर होता है। अच्छा, हम वैसे ही बैठे हुए थे फुटपाथ के ऊपर और आईकैप आके दे गया तो भाईजान ये लो सी हो गया आपका। नहीं, फिर भी आजकल कभी जाएं तो पता चले। अब अपनी तरफ से बातें बनाएंगे ना, आजकल कभी जाएं तो पता चले आपको, जमाना बदल चुका है। इनपुट टैक्स अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। 10 साल बाद जो नए सी आ रहे होंगे उन्होंने आपके साथ भी यही करनी है कि यार वो अच्छा तुम लोगों ने 2023 में सीए किया था, शुगल फारग से पेपर आते थे। क्योंकि जब उन्होंने 2033 वाला पेपर आपके सामने रखना था, आपकी फूकें निकल जानी है। टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड और टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड। 2033 में कितने न्यूमेरिकल हो जाएंगे चैप्टर 18 में? 20 और हो जाएंगे, यानी कि 40 अभी हैं,
60 न्यूमेरिकल होंगे तो पता नहीं टीचर कितने डिस्कस किया करेगा। चलें, और टीचर कहेगा बच्चे ही बच्चे होंगे, फलां की फ्लाइट जिसमें समझा दें, फलां की फलां समझा दें, फलां की फलां समझा दें। टीचर कहेगा फिर 9 महीने में कोर्स पूरा कर लेते हैं, 10 महीने में कोर्स पूरा कर लेते हैं, पता नहीं अगले 10 साल बाद क्या होना है। अच्छा जी, आप लोग आ जाएं पढ़ाने, हम 2-3 साल बाद पढ़ाना बंद कर दें, ठीक है? फिर आप जाने और बच्चे जाने। पढ़ें जी। एक ज़माने में 22-23 सवाल होते थे चैप्टर 18 में जब हम कराते थे। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी? 180 में से 30 पर क्या लगाऊं? परचेज बोलें माइनस 30, इस पे क्या लगा दूं? और साथ ही फर्क करवा दें, इस परचेज पर क्या लगा दूं? 25%। तो फील लाइक टफ या ठीक है जी? बताएं। 27.5। आगे जी सवाल में इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग्स हैं ऑफ रुपीज 17 जी। सेल टू रजिस्टर्ड, इसमें 200 में से किस पे 25% लगाना है? 42 पे। सेल कितनी भाई? 200। लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं। इधर याद करा दीजिएगा जब 18 लगाने लगूं। प्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी आप कर लें, मेरा ये मशवरा कि लिखा रहने दें 200, बस 42 पे क्वेश्चन मार्क लगा जाएं या याद रखने के लिए कुछ लिख जाएं ताकि फेस पे आपको याद रहे। अब 42 पर आपने 18 लगाना है या 25%? तो फेस पे लगा देंगे, खैर छोड़ें, इधर 200 ही लिखें। अगर आपने इधर कोई पंगा पुंगा लिया ना, इधर 200 निकाल के उधर 42 ले गए, तो वो ये टोटल भी गलत हो जानी है, फिर वो और ज़्यादा मसले पड़ जाने हैं। 200 ही लिखा रहने दें, खैर है। ये तो ऑलरेडी 100 है ना, इसको कौन सा हमने 18 या 25 लगाना है? तो सेल वाला ना मेरे ख्याल से पड़ा रहने दें, फिर एंड पे याद रख लें। यहां जरा क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये फिगर याद रहे, ताकि मैं बता दूंगा जब फेस पे आएंगे। तो फिलहाल समझो कुछ भी नहीं है, यहां ना देखना। अच्छा, सेल टू अनरजिस्टर्ड कितनी है जी? अच्छा, सेल टू अनरजिस्टर्ड एक बुरी सेल होती है, इसीलिए हम उस पर 3% लगाते हैं। लेकिन सेल टू अनरजिस्टर्ड में ऐसी सेल को हम बहुत बुरी सेल कहा करेंगे। तो अब सेल टू अनरजिस्टर्ड कितनी है? 90। इसमें से सेल टू अनरजिस्टर्ड ग्रेटर देन 10 मिलियन वाली को अलग कर लें, और अपने याद रखने के लिए वो काम करें जो मैंने मेहरबान वाले सवाल में करवाया था। बहुत बुरी सेल, बहुत बुरी नहीं खाली, बहुत बुरी सेल। 10 मिलियन से ज्यादा सेल आपको करनी नहीं चाहिए एक बंदे को, अनरजिस्टर्ड। इसको जरा अलग से निकाल के रख दें, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। इसका इनपुट ऐड करना है। आगे जी, एक्सपोर्ट्स कितनी है? या मैं 2 लाइनें छोड़ा हूं किसी वजह से।
एक्सपोर्ट कितनी है जी एक्सपोर्ट? सबर सबर सबर, तरतीब से चलो ना। सेल टू एक्सपोर्टर, हम तो नहीं एक्सपोर्टर ना, सेल टू एक्सपोर्टर जी। एग्जामट सेल, तीन कार्टन बेचे हैं हमने 3 मिलियन के, अगला जितना मर्जी के बेचे आगे। सेल ऑफ कार्टन लिख दीजिएगा पेपर में लफ्ज पूरा। अच्छा जी, ये ना ले आए इधर। 13 मिलियन की हमने परचेजेस की हैं 12 अगस्त को, तो इसका इनपुट रिकॉर्ड हो चुका है अगस्त में। अब नॉन पेमेंट हमने देखनी है 180 दिन कब पूरे हो रहे हैं। 31 माइनस 12 लिखें कैलकुलेटर पे। 19 दिन किसके? अगस्त के। सितंबर के, अक्टूबर के। 180 पूरे होने लगे तो मुझे रोक दीजिएगा। नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के। नहीं 28 डालेंगे तो मसला हो जाएगा। फरवरी के अब आपको 8 डालने पड़ेंगे। तो अगर 8 की तारीख को आपने रात तक पेमेंट न की तो बेगम कहेगी ले मुजरिम खाना खा। सजा बनती है नहीं बनती? 8 फरवरी दूर की बात, 28 फरवरी तक भी पेमेंट नहीं हुई। सवाल में लिखा हुआ पेमेंट हुई नहीं अभी तक। हमारा न्यूमेरिकल किस महीने के, जरा नजर मारें। फरवरी का। तो फरवरी के अंदर ये जुर्म साबित हो गया ना 8 फरवरी को, तो फरवरी में सजा दें इसको। हाँ, इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 10 फरवरी को पेमेंट कर दें तो छूट मिल जाएगी, छूट नहीं मिलनी इसमें, बस खत्म है बात। फरवरी में इसको सजा दें, फरवरी में इसको सजा दें। कैसे सजा दें? कभी ना कभी कहते हैं इनपुट में डला हुआ है, तो आज क्या करें, इनपुट से निकाल दें। लेस क्रेडिटर नॉट पेड इन 180 डेज, कितना? ज़रब अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि न्यूमेरिकल फरवरी का ही है, लेकिन ये जो दिन है आपने जब गिने तो अनलकीली पेपर में तारीख आई 3 मार्च। फिर क्या करते हैं इस एडजस्टमेंट का? इग्नोर, क्योंकि फिर मुजरिम कब साबित होगा? मार्च में। और सजा भी कब मिलेगी? और हमारा न्यूमेरिकल किस महीने का? मैं लिखवाता हूं, सबर। और अगर
खुदा ना खास्ता 28 जनवरी को दिन पूरे हो जाते 180 गिनता शुरू करते हो सकते थे 28 जनवरी को पूरे, और हमारा न्यूमेरिकल, तो हम लिखते कि ऑलरेडी जनवरी में सजा मिल चुकी होगी जब 180वां दिन पूरा होगा, हम हमारे महीने में दोबारा सजा नहीं देंगे। तो ये जरा लिखें, हमारा न्यूमेरिकल फरवरी का है। अच्छा चलो, अच्छा हुआ। ये क्या हुआ है? अच्छा, हमारा न्यूमेरिकल हमारा न्यूमेरिकल फरवरी का है, हमारा न्यूमेरिकल फरवरी का है। अगर 180 दिन जनवरी या मार्च में पूरे होते, अभी कब पूरे हो रहे हैं? 8 फरवरी को। अगर 180 दिन जनवरी या मार्च में पूरे होते, अगर जनवरी या मार्च में पूरे होते तो हम बताएं, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देते। ओके, चलें जी, आखिरी बात, बस ठीक है, आखिरी बात क्या, अब ये 30 और 42 तो हमने लिख लिया हुआ जहां जहां करना था। ब्रॉड फॉरवर्ड तो कोई नहीं है जनवरी के महीने का। चलें जी, टोटल्स करें। 33 काली को ले आए, लाल है नहीं। ये 30 भाईजान, अब अगर आप लोगों ने मेहरबान वाला सवाल किया था तो यहां 2 लाइनें आएंगी, टैक्सेबल सेल और टैक्सेबल सेल बहुत बुरी, बहुत बुरी। ऐसे चल जाएगा? दोनों के सामने 308 लिख दो, चल जाएगा? कोई तरीका बताएं। बहुत बुरी को अलग करना है, बहुत बुरी को अलग करना है, किसी तरह करवाएं। 15 पहले लिख लूं उधर से। मक्खन में से बाल को निकाल लें, बाकी मक्खन देखें जरा। 290, तो इस तरह जरा लिख लीजिएगा, लेकिन उठाना अल्लाह का शुक्र है 308 ही है, ये ना भूलिएगा कि 308 ही उठाना है। तो ये एक थोड़ी सी चीज थी। वो अगले का सर पकड़ के साइड पे कर रहा था, मुझे देखने दो जी। 418 चलें जी। अब ना ज़रा पॉइंट के बाद एक डिजिट मुझे डलवा दीजिएगा, क्योंकि दूसरी क्लास में बड़ा फड्डा हुआ था, ये टोटल 33 का टैली नहीं कर रहा था, ऐसे ही फजूल कैलकुलेटर के टाइम इन्होंने ज़ाया किया बड़ा। अब 33 डिवाइडेड बाय 418 ज़रब 293, 23.13
3। चलें जी, 33 डिवाइड बाई 418 ज़रब 15 1.18। 33 डिवाइड बाई 418 ज़रब 98 7.7। 33 डिवाइड बाई 418 ज़रब 12 0.95। अब मेरे ख्याल टोटल सही आ रहा होगा 33। अच्छा, ये जी हो गया हमारा। अब किस इनपुट को डेड करना है? ये दोनों इनपुट डेड होने हैं। यही तो मकसद था इस सेल का। और दूसरा काम क्या करना है? ब्लू मार्कर पकड़ना है। अच्छा, इसको हम क्या करते थे? इसको ऐसे हम कर लेते थे, चिन पे ले जाओ। और क्या करते थे? ब्लू मार्कर पकड़ते थे। ब्लू मार्कर पकड़ के ऐसे करते थे आज थोड़ा सा करते ओ, सेल में तो डालना है इसको। थोड़ा सा करते ओ, पहले ऐसे डब्बा बनाते थे ना, और इधर एक टिक मार दें 95 पे, और ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बताएं, व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ। न्यूमेरिकल का फेस, अब न्यूमेरिकल का फेस बना लेते हैं। उठाएं जी, सजेस्ट करें, इन दोनों को जमा कर लूं या 308 ही उठा लूं? जैसे भी बता दें, ये दोनों को जमा कर लूं या 308 उठा लूं? दोनों को जमा कर लूं, 308 उठा लूं? 308 उठा लें। ये उठाने की आदत है ना, 308 उठा लें। लेकिन 308 में 200 में 42 भी पड़ा है, वो अलग मसला है, उस पर कितना टैक्स लगना है? तो 308 उठाऊं या 308 माइनस 42? 308 पे अगर 18 लगा दिया तो क्या मसला होगा? ओ, इसकी टेंशन ना ले, इस पे एंड पे 3% लग जाने, इसकी टेंशन ना ले। 308 को अगर उठा लिया, 308 ये है ना, अगर इसको उठा लिया तो इस पे क्या लग जाएगा? 18। हालांकि 200 में पड़े हुए 42 पे मैं क्या लगाना चाहता हूं? 25। तो एक थोड़ी सी जरा साइंस मारें जो यहां हमारी है। 308 माइनस, और 42 को नीचे ले आए। ये 42 कौन सा वाला है? ये सेल पे कितने % लगना है? 25%। ज़रब 25% जी। क्या मतलब? ग्रैंड टोटल नहीं बताया? 58.4 कह रहा है। 58.4। पता नहीं क्या कर रहे हैं, खैर है जो भी है। तो सेल में से कितनी सेल निकाल दें? 42। आगे तो उसी तरह चला है सवाल। लेस कौन सा पुट लोअर ऑफ या 90% ऑफ 58?
अगर मशीन आ जाए 37 तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? मशीना। और मशीना के केस में फिर सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड एक लाइन आएगी, लेकिन हाँ यहां मशीन नेगेटिव आ ही नहीं रही, मशीन है ही नहीं। बस ऐड 3% ऑन 95, 2.30 चिन 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 रिफंडेबल ऑन 0 रेट 7.7। रिफंडेबल या डंडेबल? आप ना बोला करो क्लास में। भाईजान इजाजत वापस भी ली जा सकती है। एक सेक्शन पढ़ा था ना, हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि टैक्स जमा ना कराओ 180 दिन में, फिर हाई कोर्ट ने खुद ही दी हुई इजाजत वापस ले ली थी। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है कि दी हुई इजाजत वापस ली जा सकती है। बड़ों से बातें करेंगे इस तरह के पंगे तो फिर इस तरह के जवाब मिलेंगे। उधर रखें कैमरा। करें जी, क्वेश्चन 1 निकालें, फिर 7A निकालें, फिर 14 निकालें, फिर 25 निकालें, फिर 39 निकालें। चैप्टर 15 का एक 45 पे आएंगे, दो 20 पे आएंगे। व्हाट्सएप में ऐड करवाएंगे अपने आप को? ठीक है, ताकि अगली क्लास आपको पता चल जाए 7 तारीख को हमने रखनी है या 8 तारीख को रखनी है, दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे या सुबह 7-8 बजे। बहरहाल जो भी आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, 2-3 घंटे का न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा वापस आ जाइए जिथे दी चैप्टर 15 पे। शुरू में तो ऐसी बातें करते हुए भी आपसे डर लगता था, पहले 2-3 दिन तो बड़ा टीचर ज़रा ध्यान से चल रहा होता है, बच्चे पता नहीं क्या समझ लें, और अब आ जाके खोती बोर्ड थले और पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 347, पेज 347। विजुलाइज करें ना, पीआरसी वाला बच्चा पहले 1-2 दिन आके क्लास में बैठा हो, हम उससे ऐसी बात कर लें, उसने कह देना यार छोड़ो यार सीए पता नहीं किन चक्करों में मैं। पेज 347, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इसके ना सॉल्यूशन में आए हैं, पहले ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें फिर सॉल्यूशन में आए। कहते हैं आपने एक चार्ट बनाना है, सूटेबल रिप्लाई बनाना है, जिसमें ये चार्ट बनाना है आपने। एपेलेट अथॉरिटीज़ के नाम लिख दो, फिर अथॉरिटी जिसके फैसले के खिलाफ जा रहे हो, फीस बताओ, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, डिसीजन इन अपील, लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन। ये सारी चीज़ें क्या हैं और उनका मतलब क्या है। आए पेज नंबर 353 पे, 354 पे। अच्छा मोहतरम, नेम ऑफ एपेलेट अथॉरिटी जो सबसे पहली है वो कौन सी है?
कमिश्नर अपील, और कमिश्नर के फैसले के खिलाफ या उसके छोटे के फैसले के खिलाफ आप इसके पास जाएंगे। फाइलिंग फीस थी, पता नहीं कितने रुपए थी, 5,000 थी, 2,500 भी थी, पता नहीं क्या क्या थी। इसका क्या मतलब है? लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, टैक्स पेयर कितने दिनों में अपील फाइल करे? 30 दिनों में। डिसीजन इन अपील, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। इसका क्या मतलब है? लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन बाय एपेलेट अथॉरिटी। असल में इसका मतलब है हम कब तक अपील करें, और इसका मतलब है वो कब तक फैसला सुनाए। हम कब तक अपील करें और वो कब तक फैसला सुनाए। अच्छा जी, हम 30 दिनों में अपील करें, वो फैसला सुनाए 120 दिनों में। अगली अथॉरिटी कौन सी है जिसके पास आप जाते हैं, इसके फैसले के खिलाफ जाते हैं? यहां कितने दिनों में जाना था और उसने फैसला कितने अरसे में सुनाना था? अफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। हाई कोर्ट में फीस 100 रुपया है, हाई कोर्ट में 90 दिन में आपने अपील करनी है, और हाई कोर्ट का फैसला सुनाइए हम नहीं बता सकते। और सुप्रीम कोर्ट वाला तो फिर था ही कुछ भी नहीं हमारे इसमें लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा पॉइंट काट दें। पहला, क्या टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब की हैं हमारे लॉ ने जिसमें कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू डिसीजन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल? ये लाइन पढ़ के आपको क्या याद आ रहा है? कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू डिसीजन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। बाय ऑर्डर, अपील इफेक्ट ऑर्डर। आप अगर जाके इस चैप्टर के शुरू में देखें तो हेडिंग्स बनी हुई है सारे सेक्शंस की, उसमें जो सबसे आखिरी हेडिंग है वो यही है, टू गिव इफेक्ट टू। आपको याद है मैंने एक फॉर्मेलिटी टाइप लफ्ज़ और इस टाइप का लफ्ज़ बोला था कि जब कभी किसी भी एपेलेट अथॉरिटी का फैसला आ जाए, इसके बाद भी कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर भेजना होता है, और इस असेसमेंट ऑर्डर का हमने नाम क्या रखा था? बोलें, बाय ऑर्डर। तो ये वही वाला पूछ रहे, कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू एपेलेट ऑर्डर। ATIR हैज सेट असाइड द ऑर्डर, और ATIR का फैसला कमिश्नर को मिला 30 नवंबर 2004 में। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 343 पे, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एपेलेट ऑर्डर वॉज। जब आपको एपेलेट ऑर्डर सर्व हुआ उसके 1 साल के अंदर, उसके 1 साल के अंदर या उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड के 1 साल के अंदर? तो फाइनेंशियल ईयर का बैंड होगा, इसको ब्रिज के तौर पे यूज करें, लेकिन छलांग कहां मारे? 2006, 1 ईयर एंड से। अगला सवाल कौन सा है? मैंने लिखा हुआ है नोट्स में 14, तरतीब से चले ना। 14, 18 तो होमवर्क है। पहले जरा ये सवाल पढ़ें, कब एक रिटर्न नामुकम्मल समझी जाती है? ये तो आसान सा सवाल है, जब रिटर्न पे साइन ना हो, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में ना हो, और वो सारी चीजें। सरकमस्टांसेस बताएं
जब टैक्स अथॉरिटीज में अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर। भाई 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, दूसरा सेक्शन है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, और तीसरा सेक्शन है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का नंबर क्या है? 122। उसमें पूछ क्या रहा है? सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस में आपको बताता हूं, अगर ऑडिट में 3-4 गलतियां पकड़ी जाएं या आपने ऐसा काम किया हो जो प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो। याद आ रही है किसी को ये बात? तो ये सिचुएशंस हैं जहां आपकी क्या की जा सकती है? बेस्ट जजमेंट नहीं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो इन सूरतों में आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है। डन। ये बड़ा ज्यादा सवाल आता है कि असेसमेंट ऑर्डर, एक तो आता है इसकी टाइम लिमिट क्या है, और दूसरा आता है किन सर्कमस्टांसेस में की जा सकती है। इसमें बेहतरीन हमारे पास हल क्या है? कल नोट्स बांटे हैं, उसमें चैप्टर 15 के सारे सवाल सेक्शंस की तरतीब से लगा दिए हैं। कुछ याद आ रहा है, समझ आ रहा है? कल एक बात की थी मैंने। अच्छा, नोमानी इंडस्ट्रीज ने अपनी रिटर्न जमा करवाई है 30 जून 2007 की ऑन 31 दिसंबर 7। लेट नहीं जमा करवाई, बातें ना करो। जिसने जाना जा सकता है, ये ऑन यूट्यूब पे अपलोड होगा लेक्चर, यहाँ से ऑनवर्ड्स सारा ही होगा बल्कि। अच्छा, नहीं चलने दें। हाँ जी बोलें। एक्सेलेंट। कंपनी ने करानी ही दिसंबर में होती है, बिल्कुल लेट जमा नहीं कराई। इंडिविजुअल्स ने कब तक करवानी होती है? 30 सितंबर तक, और कंपनीज ने रिटर्न 31 दिसंबर तक। आइडेंटिफाई द डेट अप टू विच टैक्स अथॉरिटीज में अमेंड द असेसमेंट। अगेन सेक्शन 122। कब तक अमेंडमेंट असेसमेंट की जा सकती है? एज्यूम करें इसकी रिटर्न मुकम्मल थी 31 दिसंबर को जब इसने जमा करवाई। कब तक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है? मेरे भाई हमारा साल कौन से? 30 जून 7। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई? 31 दिसंबर 7। इस दिन का नाम रिटर्न या एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड फ्रॉम द 5 years विद इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई बंदा एंड बताए इस फाइनेंशियल ईयर का। इससे आगे कितने साल गिनूं? 30 जून 13 तक क्या की जा सकती है? फर्स्ट अमेंडमेंट। एक दो मुझे पढ़ने दें फिर नोट कीजिएगा। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच assumed order is issued. अच्छा, नेक्स्ट। पंद्रह जनवरी 2009 को, ये ना असल में ये सवाल मैंने आपको करवाना था। 15 जनवरी 9 को ऑफिसर ने उसको नोटिस इशू किया है जिसमें उसने कंपनी को कहा है कि अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवा दो। नोटिस भेजा है जिसमें उसने क्या कहा है? भाई ये दरवाजा बंद कर दो, लाइब्रेरी में बच्चे ना आए, दरवाजा बंद कर दो अंदर से। भाई आप जरा उधर जाके खड़े हो जाए, उनको कहीं के अंदर ना आए, तो 5-7 मिनट के लिए खड़े हो जाए। अच्छा जी, सवाल बताएं क्या लिखा हुआ है। ऑन 15 जनवरी 2009 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इशूड अ नोटिस रिक्वायरिंग द कंपनी टू फाइल द। मैंने कहा था भाईजान अगर नोटिस आया करे तो पता चलाना पड़ेगा कौन सा नोटिस आया है। क्या इसको नोटिस भेज के हम लेस देन 12 months की रिटर्न मांग रहे हैं?
समरीज कहाँ बताई थी? पेज 463 पे बताई थी कल। क्या हम 12 महीने से कम की रिटर्न इससे मांग रहे हैं? नहीं। क्या इस बंदे ने रिटर्न ही जमा नहीं कराई और हम इसे नोटिस दे रहे हैं कि रिटर्न जमा कराओ? नहीं, 31 दिसंबर को रिटर्न जमा करा के गया। क्या इस बंदे से हम वेल्थ स्टेटमेंट मांग रहे हैं नोटिस भेज के? क्या इस बंदे ने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया? क्या इस बंदे ने रिटर्न ऑफ इनकम नामुकम्मल जमा कराई है और उसमें कोई कमी पाई जा रही है कि हमें नोटिस इशू करना पड़ा? हाँ, उसने रिटर्न जमा करवाई है, नामुकम्मल है और उसमें कमी है। क्या कमी है? क्या कमी है? 120 के 5 और 6 में मैं बाद में जाता हूं। क्या कमी है जरा ढूंढ के बताएं। उसने रिटर्न तो जमा करा दी है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कल आपको मेंटली प्रिपेयर किया था इसके लिए। क्या जमा नहीं करवाया? उसे कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराओ, इसका मतलब है उसने जमा नहीं करवाई थी। तो रिटर्न मांगी जा रही है या रिटर्न में कमी पूरी कराई जा रही है? कमी पूरी कराई जा रही है। क्या मैं कह सकता हूं रिटर्न इज इनकम्प्लीट क्योंकि उसने क्या जमा नहीं करवाया? डन हो गया। अब जरा जाके देखते हैं कि इसका हल क्या है। सेक्शन 120 में हमने पढ़ा था इसका हल। यार ये वैसे यू पीपल आर वेरी लकी, 3 तारीख को फारिग होंगे। आप लोगों का तो पहला पेपर 5 को है ना, ये 5 के भी बाद है? 5 तो महीना मिल गया तो मुझे ही मुझे यार। अच्छा, सेक्शन 100 छोटी ईद बड़ी ईद मुहर्रम की छुट्टियां डाल के भी आपको महीना मिल गया। सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्शन 120, सेक्शन 120 के अंदर आए। इफ रिटर्न इज, मैंने कहा था कि P&L बैलेंस शीट मिसिंग है, द कमिश्नर शैल इशू आ, पता होना चाहिए ना कौन सा नोटिस आया, टू टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द above notice can be issued within from the end of the year in which assumed, नहीं, बात वही है, रिटर्न भी तो वही होती है। इन विच रिटर्न इज, इसके एंड से 5 साल नहीं, जहां से 5 साल गिनने हैं वहां से अब 100, तो ये 120 का 3 था। अब भाईजान मुझे बताएं, ये कौन सा पेज है? 340। बताएं जी, मेरा साल कौन सा है? मैंने रिटर्न कब जमा कराई? इसका एंड, इससे आगे 180 दिन मैंने गिनवाए में एक दफा क्लास में, 27 दिसंबर 2000। कमिश्नर तो ने देर कर दी आते आते, 15 जनवरी 9 को आ रहा है और तुम्हें आना चाहिए था, लेट हो गए हो भाईजान, सॉरी। हाँ, तुम ऑडिट शॉडिट हमारा करना है करो, वो सारी बातें अपनी जगह, वो 5 साल में हो सकता है, लेकिन मेरी रिटर्न की कमी पूरी करवाओ ये वाला नोटिस भेज के। यू आर लेट नाउ, 180 डेज तुम्हारे पास गुजर चुके हैं। सो इट वॉज अ बिट टेक्निकल क्वेश्चन, द रिमेनिंग वर इजी। मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी जरा आसान थे। नहीं ऐसे ही है। अच्छा, दिल पे ना लिया करें बात, बस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। ये अब्दुल्ला भाई पीछे खड़े हैं, इनके पास चले जाइएगा, या 2nd फ्लोर पे आप इधर से जाएंगे, खादिम भाई होंगे बैठे हुए, जानते हैं उनको? ठीक है, तो या इनके पास चले जाइए। आप सब ने ऐड होना है और इनके सर पे खड़े होकर ऐड करवा के जाना है अपने आप को आपने, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी वैसे नहीं जिम्मेदारी लेती तो। अच्छा, तो बता दें ये नोटिस कौन सा वाला था? 180 दिनों वाला था, तो ये लेट इशू किया है। तो इस ऑफिसर जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस,
explain. Well, it needs explanation. I'm not having the time at this time, so I will explain it, inshallah, if I will meet you in my life. Examiner, dear examiner, Papu, examiner. ये आप नहीं दे के आना, तो आप लोगों ने ये बस कह के आना है कि भाईजान दिस नोटिस शुड हैव बीन इशूड बाय 27 दिसंबर, हाउएवर इट इज इशूड ऑन 15 जनवरी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, इज द ऑफिस जस्टिफाइड? नो, नॉट जस्टिफाइड। भाई तो बीए कर रहे हैं यार। आज ना मस्ट पहली क्लास से लेके आखिर क्लास तक जितने नोट्स दिए हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज करके इनको देने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फेंकने हैं, समरीज वगैरह और सारी चीज़ें मुझे याद कराना है, ठीक है। अच्छा आगे जी, पता नहीं क्या क्या आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, कभी कोई अच्छी बात भी भेजी जा सकती है आपको ऐसे ही, ज़रा आप ये तो नहीं कहेंगे एजुकेशनल ग्रुप है, मोटिवेशन के लिए कोई बात भेजी जा सकती है, कोई कायदे आज़म का वाक़या आ गया, और हो सकता है कुछ ऐसा, या ज़रूरत पड़ती रहेगी इन चीज़ों की आपको। कभी लामा इकबाल का भेज दिया कि लामा इकबाल ने दोपहर का खाना छोड़ा था, और इस तरह की कुछ बातें अगर कभी आ गई तो बुरा तो नहीं मनाएंगे, ये आएंगी, मैं बता दूंगा किसी एक नंबर से आया करेंगी, वो नंबर मैं देख लेता हूँ किससे आया करेंगी। अच्छा, अगला सवाल कौन सा है? 25। अच्छा जी, मारूफ को छोड़ें, हम गैर मारूफ की बातें करते हैं। सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर assumed as issued on assumed assessment basis may be amended। क्या पूछ रहे हैं? वही the circumstances under which an assessment order assumed as issued may be amended by commissioner। अमेंडमेंट का कौन सा सेक्शन है? और सर्कमस्टांसेस, अच्छा एक बार याद रखिएगा, एज्यूम्ड वाले को भी अमेंड करना हो तो 122 ही लगेगा, बेस्ट जजमेंट को अमेंड करना हो तो भी 122 ही लगेगा। एज्यूम्ड वाले को, ये मैं दिखाता हूं आपको, नहीं एक मिनट, यस ऐसे नहीं चलेगा, जान छुड़ा रहे हैं अभी। ये 122 में 120 वाले को अमेंड करना हो तो भी 122 लगेगा, और अगर बेस्ट जजमेंट में नॉन रेजिडेंट शिप ओनर को पकड़ा और बाद में उसको दोबारा अमेंड करना हुआ तो भी 120 और 121 को कभी बदलना पड़ा तो हमेशा 122 लगेगा। आखिरी बात, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 39 दूसरी क्लास में बच्चों ने कह दिया था करवा दिया हुआ है, वो मैंने गलती से लिखा हुआ था। इधर आइए, यकीन कर लेना, छोड़िए। सिचुएशंस इन विच कमिश्नर मे बी स्टॉप्ड फ्रॉम अमेंडिंग द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। भाई को 100 रुपया इनाम दें यार, 122 का 2 और 9 जवाब में दे के आना है, दे दें इनको इनाम, आपको ही कह रहा हूं। अच्छा भाई, ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एक सवाल है सीधे तरीके से, ये काम कब तक कर सकते हैं? आप लिख के आ जाएंगे 5 साल तक। अच्छा, पेपर में सवाल आ गया, ये काम कब तक नहीं कर सकते, ये काम कब नहीं कर सकते, जवाब देना है 5 साल बाद। ये बोंगा सवाल। अच्छा, इसको बाढ़ के लफ्ज़ को छोड़े परे। सिचुएशंस इन विच कमिश्नर मे बी allowed to amend, yes he can amend within 5 years and he will amend after issuing a show cause notice, but when he will be barred, वो मुझे amend करना चाह रहा होगा, मैं कहूंगा ना 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 amend ना कर। कब? जब वो 5 साल बाद आके पंगा लेगा मेरे से। तो 122 का 2 आफ्टर 5 years अगर आएगा तो भी मैं उससे बार कर दूंगा, रोक दूंगा, ना 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 हाइब्रिड से ना जाना, ओए तेरी खैर निकल गया, फड़ इन थे, फड़ के लिया, बालों से पकड़ के लाना। अच्छा, और अगली बात, जोर से लग गया, अगली बात एक और भी है ना, शो कॉज नोटिस दिए बगैर भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ये भी तो लिख सकते हैं 122 का 9
एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। इशू करने से पहले अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये दोनों बातें लिख के आ सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ सेकंड लास्ट गले मिलें, सेकंड लास्ट गले मिलें। आप भी आओ भाई, सेकंड लास्ट गले मिलें। बस दो काफ़ी है मंदिर, दो काफ़ी है। अच्छा ऑनलाइन वालों, हाइब्रिड वालों, सही तरह सेकंड लास्ट गले हो गए। ठीक है इंशाल्लाह। आप नहीं, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। चलो मत, नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप लोग।